विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच क्या संबंध रहे उसके बारे में। विद्यार्थियों, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे, लेकिन सिख जाति को धार्मिक समुदाय से लड़ाकू सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह को जाता है। गुरु गोविंद सिंह, जिनका काल जो है 1686 से 1708 तक रहा, उनके नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। औरंगजेब की फौजी और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयाँ की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया और उनका ओहदा बहादुर शाह ने 5000 जात और 5000 सवार वाले सामंत का दे दिया। वह बहादुर शाह के साथ दक्षिण भारत भी गए, जहां एक पठान नौकर ने विश्वासघात करके उनकी हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु परंपरा खत्म हो गई और सिखों का नेतृत्व जो है उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा सिंह के हाथों में चला गया, जो बंदा बहादुर के नाम से विख्यात है। इसके बाद हम बात करें रणजीत सिंह के बारे में। आधुनिक भारत के इतिहास में विद्यार्थियों, महाराजा रणजीत सिंह को एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से जो मिसलों के रूप में सिख बिखरे हुए थे, उन कणों को एकत्रित करके एक प्रबल राज्य स्थापित करने का महान कार्य किया। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। उनके पिता का देहांत जब वह 12 वर्ष की आयु में थे उसी समय हो गया था और इसके कारण उनकी माता राजकौर ने उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनकी संरक्षिका बनकर राजकाज चलाने लगी। उस लूट मार और अराजकता के वातावरण में विद्यार्थियों, गद्दी और सिंहासन को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल काम था। रणजीत सिंह की स्थिति भी वास्तव में डावाडाल हो जाती यदि उनको सदा कौर से सहायता न मिलती। सदा कौर कन्हैया मिसल की थी, जो चतुर और महत्वाकांक्षी महिला थी। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब की हम बात करें तो 18वीं सदी के आखिर में सुकर चिकिया जो मिसल है, उसके प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। वह एक ताकतवर और साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक तथा चतुर कूटनीतिज्ञ था। वह एक जन्मजात नेता था। उसने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। उसने सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम किया। इसके बाद उसने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया गया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय तरीके की एक शक्तिशाली और अनुशासित सुसज्जित फौज भी तैयार की। उसने गोरखों, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोगरों तथा पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया। उसने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले तथा उनमें मुस्लिम तोपचियों को काम पर लगाया। कहा जाता है कि उसकी फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। उसका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से परिपूर्ण था। धर्म के मामले में वह सहनशील तथा उदारवादी था। वह मुस्लिम तथा हिंदू संतों को भी सम्मान, आदर और संरक्षण देता था। धर्मपरायण सिख होते हुए भी कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से वह झाड़ता था और उसका सबसे प्रमुख और विश्वास पात्र मंत्री भी फकीर अजीजुद्दीन ही था। उसका वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतना ही उत्पीड़ित था जितना हिंदू या मुसलमान किसान था। 1800 राजनीतिक संबंधों की विद्यार्थियों हम बात करें अंग्रेजों के साथ, तो जब 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज पार करने से मना कर दिया
और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उसने एक चुप्पी साध ली, क्योंकि उसने ये महसूस किया कि उसके पास अंग्रेजों का सामना करने की ताकत नहीं है। इस प्रकार उसने अपने राजनीतिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के जरिए अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से यानी उनके आक्रमण से बचा लिया, लेकिन वे विदेशी खतरे को हटा नहीं सका और उसने उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया, यानी उसके उत्तराधिकारियों को अंग्रेजों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य जब सत्ता के तीव्र आंतरिक संघर्ष का शिकार हो गया था विद्यार्थियों, तब अंग्रेज आए और उन्होंने उसे जीत लिया। अब मैं आपको एक इसमें शब्द अभी हमने काम में लिया मीसल, तो मीसल शब्द का अर्थ क्या है? कभी आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मीसल क्या है, तो सिखों के छोटे छोटे राज्य जो पंजाब के विभिन्न भागों में स्थापित थे, इन राज्यों को मीसल कहा जाता था। ये मीसल छोटे छोटे गणराज्यों के समान थे और एक दूसरे से अलग तथा स्वतंत्र थे, यानी उनमें कोई गठबंधन जो है नाम की चीज नहीं थी। 1809 ईस्वी में सतलज नदी की सीमा बताते हुए अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई और ये जो संधि है दोनों के बीच अच्छे संबंधों का आधार बनी और लगभग 30 सालों तक दोनों ओर से इस संबंध को बनाए रखने का प्रयास किया गया। लंबे समय तक संधि क्यों चली विद्यार्थियों? तो इसके कुछ कारण थे, जिसमें सर्वप्रमुख है कि रंजीत सिंह की सैन्य शक्ति प्रबल थी तथा उत्तम शासन व्यवस्था उसने स्थापित की थी, जिसके कारण पंजाब में शांति रही और अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का कोई मौका हाथ नहीं लगा, वरना तो अंग्रेज जो है कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी हस्तगत कर लेते। रंजीत सिंह ईमानदार भी था, अतः किसी गवर्नर जनरल को शिकायत का मौका नहीं मिला और वह उससे बड़े प्रभावित हुए। यद्यपि रंजीत सिंह ने अंग्रेजों को कभी विश्वास पात्र मित्र नहीं माना, फिर भी उसने संघर्ष की स्थिति को कभी बढ़ावा नहीं दिया। 1815 ईस्वी में गोरखों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ रंजीत सिंह से सहायता मांगी, तब उसने सहायता देने से मना कर दिया था। वहीं 1820 ईस्वी में नागपुर के राजा और पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ सहायता मांगे जाने पर उसको भी उसने अस्वीकृत कर दिया। भरतपुर के महाराजा को भी उसने सहायता नहीं दी थी। इस प्रकार रंजीत सिंह ने कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे अंग्रेज उससे नाराज हो। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच में कोई संघर्ष नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करें 1839 ईस्वी की त्रिदलीय संधि की। 1838 ईस्वी में अफगानिस्तान पर आक्रमण के समय गवर्नर जनरल ऑकलैंड का ध्यान रंजीत सिंह की तरफ गया। वह रंजीत सिंह का सहयोग लेना जरूरी समझता था और इसलिए उसने अंग्रेजों, शाह सूजा और रंजीत सिंह के बीच त्रिदलीय संधि की। इसमें भी अंग्रेजों का ही फायदा था और रंजीत सिंह तो केवल अंग्रेजों को खुश रखने के लिए इस संधि में शामिल हुआ था, लेकिन उसने अपने हितों का पूरा ध्यान रखा और न तो किसी बड़ी सिख सेना के अफगान आक्रमण में भाग लेने का प्रस्ताव माना और न ही उसने अंग्रेज सेना को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए पंजाब से निकलने का कोई रास्ता ही दिया। उसके इस सीमित सहयोग को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। त्रिपक्षीय संधि का उद्देश्य क्या था विद्यार्थियों? इसकी हम बात करें तो अंग्रेजों के शत्रु अफगानिस्तान के सम्राट दोस्त मोहम्मद को गद्दी से उतारकर अंग्रेजों के मित्र शाह सूजा को रंजीत सिंह की मदद से गद्दी पर बैठाना, ये इस संधि का उद्देश्य था। रंजीत सिंह की अंग्रेजों के प्रति जो ये नीति रही, इसका हम विश्लेषण करें कि क्या ये नीति सही थी या गलत थी। तो विद्यार्थियों, अंग्रेजों के खिलाफ या उनके साथ कभी भी संबंध बनाने में, निर्णय लेने में रंजीत सिंह ने किसी दृढ़ता का परिचय नहीं दिया। वह हमेशा ब्रिटिश शक्ति से भयभीत रहा और इसीलिए हमेशा अंग्रेजों के सामने झुकता रहा। डॉक्टर सिन्हा कहते हैं कि बिस्मार्क, आपने पढ़ा होगा, यूरोप में जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ये मानता था कि राजनीतिक समझौते में एक घुड़सवार तथा एक घोड़ा होता है। अंग्रेजों और सिखों की संधि में रंजीत सिंह घोड़ा और अंग्रेज घुड़सवार थे। अंग्रेजों के साथ अपने संबंधों में रंजीत सिंह ने कभी साहस से काम नहीं लिया। रंजीत सिंह के आलोचक इतिहासकार यह भी मानते हैं कि रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ
मराठों या अन्य भारतीय राजाओं का साथ न देकर एक महान भूल की थी। उसने स्वार्थ से वशीभूत होकर सिर्फ सुरक्षात्मक नीति अपनाई थी। और जैसा कि आरसी मजूमदार कहते हैं कि रणजीत सिंह इस बात को भूल गया कि राजनीति में भी युद्ध की भांति समय रक्षात्मक उपाय करने वालों के साथ नहीं होता। विद्यार्थियों, इस प्रकार रणजीत सिंह जो है वैसे तो उनकी जो राजनीतिक और सैनिक और प्रशासनिक उपलब्धियां हैं उस आधार पर भारत के महान सम्राटों में से वे एक था। और अपने शासनकाल में उसने इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी कि उसकी मृत्यु के 50 वर्ष उपरांत भी पंजाब की जनता उसका स्मरण करती थी। इतिहासकार रैपल ग्रिफिन के अनुसार यद्यपि उसकी मृत्यु के उपरांत आधी शताब्दी बीत चुकी है तो भी उसके साम्राज्य में उसका नाम एक पारिवारिक शब्द के समान है। उसके चित्र अभी भी धनी और निर्धनों के घर में देखे जा सकते हैं। रणजीत सिंह असाधारण सैनिक प्रतिभा का स्वामी था। वह एक योग्य अश्वारोही, एक उत्तम शिकारी तथा कुशल तलवार चलाने वाला व्यक्ति था। युद्ध के विभिन्न पक्षों का भी उसे अच्छा ज्ञान था और इसके साथ साथ उसमें असाधारण धैर्य, विश्वास तथा प्रेम की भावना थी। वह एक महान विजेता था। उसने न केवल विभिन्न सिख मिसलों के खिलाफ विजय प्राप्त की वरन पठानों जैसी युद्धप्रिय जाति का भी दृढ़तापूर्वक सामना किया। विजेता के साथ साथ एक महान साम्राज्य निर्माता भी था। एक कुशल प्रशासक के गुण भी उसमें विद्यमान थे और उसने केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया, न्याय तथा राजस्व के संबंध में सुधार किए और सैन्य व्यवस्था को भी भली भांति सुसंगठित किया। और जैसा कि पूर्व में मैंने कहा था कि एक कट्टर सिख होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति उसने असहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई और कुछ उसमें नैतिक अवगुण भी थे और लेकिन जो है आमतौर पर उसने अपनी शक्ति को अपने आप तक ही सीमित रखा और अपने उत्तराधिकारियों को राज्य के प्रबंध करने का अनुभव प्राप्त करने का मौका ही नहीं दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि उसकी मृत्यु के शीघ्र उपरांत ही उसके राज्य का पतन हो गया। रणजीत सिंह एक बात कहता था कि अंग्रेजों के साथ संबंधों के बारे में कि अगर उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहे तो सब कुछ लाल हो जाएगा, यानी हिंसा होगी, युद्ध होगा, समाप्त होगा। तो ये चीज़ विद्यार्थी उसके सामने तो नहीं हुई, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों को उसका सामना करना ही पड़ा और उसकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही सिख राज्य पर अंग्रेजों के आक्रमण हुए और 2 सिख युद्धों के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार अंत में कहें हम एक की समीक्षा हम करें रणजीत सिंह के बारे में, तो अपने गुणों अवगुणों के बावजूद भी रणजीत सिंह एक महान पुरुष और जन्मजात शासक था। ग्रिफिन की बात वापस दोहराएं कि वह महान था क्योंकि उसमें वे सभी गुण जिनके अभाव में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। निसंदेह रणजीत सिंह की उपलब्धियां महान थी। उसने पंजाब को एक आपसी लड़ने वाले संघ के रूप में प्राप्त किया था तथा एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उसे परिवर्तित किया। तो विद्यार्थियों, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के क्या संबंध रहे इसकी चर्चा हमने की और अगले चरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने सिखों के ऊपर हमले किए और 2 युद्धों के परिणाम स्वरूप सिख राज्य समाप्त हो गया। धन्यवाद।